Let's make global news. लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री अशदुज्जमा खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया, जिसमें पिछले साल जुलाई अगस्त के छात्र विद्रोह के दौरान 1400 से अधिक हत्याएं, हेलीकॉप्टर से गोलीबारी और निर्दोष पर हमले शामिल हैं। हसीना अगस्त 2024 से भारत में निर्वासित में है। उन पर उकसावे, साजिश और हत्या के 5 आरोप सिद्ध हुए, जिसके लिए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। फैसला लाइव प्रस्तावित हुआ और 453 पेज का विस्तृत दस्तावेज पढ़ा गया। आवामी लीग ने इसे कंगारू कोर्ट बताते हुए हड़ताल का ऐलान किया। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद ढाका में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। सजा के ऐलान के बाद राजधानी समेत कई जगहों पर हिंसा और विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं। यूनुस सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रखते हुए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। पाकिस्तान में एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। नसीराबाद जिले में बलूच विद्रोहियों ने रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगा दिया था। ट्रेन के गुजरते ही धमाका हुआ, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई यात्री या कर्मचारी घायल नहीं हुआ। यह हमला शहीद अब्दुल बुल्लो इलाके में हुआ, जहां पिछले कई महीनों से लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। बलूच विद्रोही इससे पहले भी जाफर एक्सप्रेस को कई बार निशाना बना चुके हैं। सुरक्षा खतरे को देखते हुए पाकिस्तान रेलवे ने 9 से 12 नवंबर तक क्वेटा पेशावर रूट पर इस ट्रेन की सेवाएं निलंबित कर दी हैं। कुछ महीने पहले इसी ट्रेन पर हुए हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जबकि मार्च में बीएलए ने 380 यात्रियों समेत इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। लगातार होते हमले यह दिखाते हैं कि बलूचिस्तान में सुरक्षा हालात कितने खराब हैं और पाकिस्तान सरकार के लिए यह विद्रोह कितनी बड़ी चुनौती बन चुका है। सऊदी अरब में तड़के मक्का से मदीना जा रही उमराह यात्रियों की बस डीजल टैंकर से टकरा गई, जिससे उसमें आग लग गई। इसमें कम से कम 45 भारतीय ज़ायरीन मारे गए हैं, जिनमें हैदराबाद के 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। दुर्घटना मुफरी हाथ के पास करीब 25 किलोमीटर पहले हुई, जब यात्री रस्में पूरी कर लौट रहे थे और कई सो रहे थे। हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा है। भारतीय दूतावास और जेदा महावाणिज्य दूतावास ने कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गहरा शोक जताते हुए सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारों को संवेदना दी है और तेलंगाना सरकार ने पीड़ितों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शवों को शीघ्र भारत लाने की मांग की है। अमेरिका ने वेनेजुएला के कथित ड्रग माफिया कार्टेल डे लॉस सोलेस को 24 नवंबर से विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी कर कहा है कि यह समूह राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के सीधे नेतृत्व में कोकीन तस्करी, अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में लिप्त है। इसलिए मादुरो खुद भी अब आतंकवादी की श्रेणी में आएंगे। ट्रंप प्रशासन का यह कदम मादुरो सरकार पर आर्थिक और कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ ड्रग तस्करी रोकने की दिशा में देखा जा रहा है। घोषणा के बाद इस संगठन को कोई भी सहायता देना अमेरिका में गैरकानूनी हो जाएगा। वेनेजुएला का भीतर सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार चल रहा है। दूसरी तरफ मादुरो ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। चीन के शंघाई शहर में 2028 तक दुनिया का पहला स्मार्ट डाइनिंग हब बनने का ऐलान किया है, जहां रेस्तरां में खाना बनाने से लेकर परोसने तक का ज्यादातर काम रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे, जबकि भारत अभी इस दिशा में शुरुआती कदम ही उठा रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to